चलिए इस सेशन में आप सभी लोग को स्वागत है। आज जो है हम लोग सीटेट का फिर से एक नए चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत, है ना। इस चैप्टर में जो हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, ये जो चैप्टर है इसके अंतर्गत जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है जिसमें बाल विकास की अवधारणा, उसके बाद जो है इसमें अगर हम लोग देखें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, ये दूसरा चैप्टर हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरा जो इसमें टॉपिक है बाल विकास का सिद्धांत। चौथा जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है बाल विकास सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है, ये हम लोग देखेंगे। और पांचवा जो इसमें टॉपिक है बाल मनोविज्ञान की शिक्षा में क्या उपयोगिता है, ये जो है 5 टॉपिक लेंगे जो आपको सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पकड़ने में आपको मदद कर देंगे, लोग देखने जा रहे हैं। देखिए तो इसमें हम लोग बाल विकास की अवधारणा यानी पहला टॉपिक को हम लोग शुरू कर रहे हैं। अवधारणा का मतलब क्या है, इसके अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि बाल विकास का अर्थ, सामान्य अर्थ क्या होगा, यानी बालकों का विकास हम लोग इसको क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यानी कहने का मतलब यह है बालकों का विकास, ठीक है। ये आपको जो है वह बाल विकास का सामान्य अर्थ है। दूसरा अगर हम लोग पॉइंट की बात करेंगे, किसी बालक में समय के साथ उसके गुणात्मक और परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब उसके अंदर की क्वालिटी यानी गुण में जो परिवर्तन होंगे उसके साथ साथ उसके मात्रात्मक परिवर्तन जो होगा वह दोनों को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाल विकास, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भाषाई यानी शारीरिक परिवर्तन को हम लोग देखेंगे, उसके बाद मानसिक परिवर्तन को देखेंगे, संज्ञानात्मक को देखेंगे, उसके साथ साथ जो है वह भाषाई या भाषाएं जो है वह, उसके बाद सामाजिक विकास होता है। ये सब जो है आपको अगर हम लोग देखें तो ये बाल विकास की अवधारणा हुआ, यानी किसी बालक में समय के साथ उसके गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक विकास होता है। अब देखिए क्या है कि विकास परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया है, यानी विकास जो है वह परिपक्वता और अनुभव की क्या है, अंतःक्रिया है, ठीक है। परिपक्वता किसको कहते हैं, यानी एक बच्चा जो है उसको अगर कलम पकड़कर पहले शुरू में अगर देखते होइएगा, चाहे हम लोग है कोई भी एक कलम पकड़ने में दिक्कत होता था, अगर वह कलम पकड़कर अगर लिखना शुरू कर दे तो वह कहने का मतलब है परिपक्वता आ गया उस चीज़ को। और कहने का मतलब अनुभव क्या हुआ, कोई भी चीज़ को उठाकर लिख कर देखेगा या समझ कर देखेगा, या कोई कहने का मतलब है घस कर देखेगा, तो ये उसकी अनुभव है। और ये दोनों को आपस में मिलाकर अंतःक्रिया से ही कहने का मतलब है विकास प्रभावित होता है, यानी विकास होता है। विकास और अधिगम समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं, यानी विकास एक क्रमिक रूप से अगर देखा जाए तो पहले बच्चा क्या काम करता है, अगर बच्चा का जन्म हुआ तो वह शैशवावस्था हुआ, उसके बाद क्या है बाल्यावस्था है, उसके बाद क्या है अगर हम लोग देखें तो कहने का मतलब है किशोरावस्था है, उसके बाद बाल्यावस्था। तो इस प्रकार से विकास जो है चलते रहता है। लेकिन अधिगम मतलब होता है सीखना। अधिगम का अर्थ याद रखिएगा, अधिगम का मतलब होता है सीखना, है ना। और कहने का मतलब सीखने की जो क्रिया है वह एक समान नहीं होता है ना, यानी किसी खास उम्र में देखा जाए तो वह किसी में ज़्यादा होगा और किसी में कम होंगे। तो याद रखिएगा विकास एवं अधिगम जो है वह समान गति से आगे नहीं, ये इस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो है वह कारक कौन से हैं, यानी बाल विकास को कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। तो एक जो कारक है उसको हम लोग कहते हैं आंतरिक कारक है, और दूसरे जो कारक है उसको हम लोग कहते हैं बाह्य कारक है। यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो है वह 2 कारक है। एक आंतरिक कारक है जो बच्चे के अंदर होंगे, बालकों के अंदर होगा। एक बाह्य कारक होगा जो वातावरण या उससे रिलेटेड जो कारक होते हैं उसके अंतर्गत होगा। तो हम लोग देखते हैं कि बाह्य कारक कौन है और आंतरिक कारक कौन है। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास में आंतरिक कारक के बारे में, बाल विकास के आंतरिक कारक पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बाल विकास के आंतरिक कारक कौन है, जैसे वंशानुगत कारक के कारण बालकों के रंग, रूप, शारीरिक संगठन, ऊंचाई आदि क्या होता है, प्रभावित होते हैं। यानी वंशानुगत कारक जो है उसके कारण से, यानी बालकों के क्या है याद रखिएगा, जिसमें कहने का मतलब है शारीरिक आकार, ठीक है, आकार हो गया, संगठन हो गया, ऊंचाई हो गया, है ना, ये सब जो है अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है प्रभावित होता है, यानी बच्चों को ये जो है वह प्रभावित होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा है, यानी कहने का मतलब है, देखिए अगर किसी बच्चे का जो है माता पिता का जो रंग होगा वह कहने का मतलब है बच्चा का भी रंग होगा। शारीरिक संगठन भी कहने का मतलब मानसिक रूप से प्रभावित होता है, हाइट, ये सब भी प्रभावित होता है। तो ये आंतरिक कारक हो गया। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो कहता है बुद्धि, है ना, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक में बुद्धि भी एक आंतरिक कारक है जो सीखने की योग्यता, समस्या समाधान, तार्किक और निर्णय लेने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कहने का मतलब है
बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे, है ना, जिसको सीखने की क्षमता, मान लीजिए कि दो बच्चा की तुलना करते हैं, एक बच्चा जो है वह जल्दी सीख जाते हैं और दूसरे बच्चे क्या है वह उसको थोड़ा लेट से सीखता है। यानी कहने का मतलब सीखने की योग्यता एक में ज़्यादा है और दूसरे में क्या है, कम है। समस्या समाधान की बात करते हैं, एक बच्चे जो है तेजी से कोई भी समस्या का समाधान कर लेता है, लेकिन वही जो है दूसरा बच्चा उससे थोड़ा कहने का मतलब धीमा पड़ जाता है और धीरे धीरे उस समस्या का समाधान कर पाता है। तो ये भी कहने का मतलब है कोई बच्चे कोई भी विषय पर अच्छे तर्क देते हैं और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका महत्वपूर्ण है, तो कुछ बच्चे में क्या है, कम। तो ये सारे चीज जो है आपको क्या है, यानी कहने का मतलब बुद्धि भी जो है आपको अधिगम बाल विकास के जो कारक है उसको यह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जो तेज बच्चे होंगे उसका जल्दी विकास होगा, ज़्यादा विकास होगा, उसका बाल विकास को प्रभावित करेगा। और कहने का मतलब जिसका बुद्धि योग्यता ये सब कम है तो कम प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक में बुद्धि भी एक कारक है। तीसरा अगर हम लोग देखें, बालक के संवेगात्मक विकास का संतुलन आवश्यक है। यह बालक के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास को पूरी तरह से क्या करता है, प्रभावित करता है। याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब संवेगात्मक विकास का मतलब क्या है, यानी बच्चे क्या है कि संवेगात्मक में अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ पर झल्ला जाना, है ना, यानी कहने का मतलब है जलन की भाव उत्पन्न होना, ठीक है। ऐसे कहने का मतलब बहुत से नटखट टाइप का जो व्यवहार होता है वह सब के सब आपको संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आते हैं, है ना, जिसमें कहने का मतलब है क्या वह सामाजिक रूप से परिपक्व हो रहा है कि नहीं, यानी कहने का मतलब उसके समूह में कोई कुछ बोल रहा है, शिक्षक के प्रति उसकी क्या व्यवहार है, वो सामाजिक गुण को दर्शाएगा। शारीरिक गुण से किस प्रकार से वो है, मानसिक रूप से कैसे है, नैतिक विकास उसमें क्या होता है, ये सब आपको संवेगात्मक विकास, यानी बच्चे नटखट है, चंचल है, कुछ उठा रहा है, दौड़ रहा है ना, खेल रहा है, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। और मानसिक विकास का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ को कैसे वह ले रहा है, कैसे समझ रहा है ना, उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई भी चीज़ को कितने अच्छे से टैकल कर रहा है, ये सब। नैतिक विकास हुआ कहने का मतलब है यानी उसमें क्या सही है क्या गलत है उसको परखने की उसमें क्षमता, है ना। इस प्रकार से कहने का मतलब है बच्चों को पूरी तरह से है संवेगात्मक विकास जो है वो प्रभावित करता है। देखिए, बालक के शारीरिक और मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है, क्योंकि एक भी अपूर्णता बालक के विकास को प्रभावित करेगा। यानी कहने का मतलब है बालक को जो अगर हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा दोनों विकास क्या है, आवश्यक है। यानी कहने का मतलब मानसिक विकास भी जरूरी है और शारीरिक विकास भी क्या है, जरूरी है। मान लीजिए कि बच्चा उम्र के लिहाज से, है ना, उसका मस्तिष्क का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है मस्तिष्क भी पूर्ण विकसित होना चाहिए, नहीं तो एज हो गया बच्चा का मानसिक विकास कम हुआ, मस्तिष्क का विकास कम हुआ, तो कोई भी चीज उम्र के लिहाज से अगर उसको दिया जाएगा, मान लीजिए कि 8वीं के बच्चा हो गया और उसका मस्तिष्क विकास नहीं होगा सही ढंग से, तो उतने अच्छे से कोई भी सवाल को 8वीं के सवाल को टेकअप नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये भी जरूरी है। उसके साथ साथ शारीरिक विकास भी जरूरी है, यानी क्षमता के अनुसार वह कोई कार्य को कर सकता है, एज और क्षमता के अनुसार वह कार्य को कर सकता है। तो कहने का मतलब ये दोनों जो है वह बहुत जरूरी है, यानी मस्तिष्क का विकास भी और शारीरिक का विकास भी, अगर दोनों अगर सही से होता है तब बच्चों में पूर्ण रूप से विकास हो पाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क और कहने का मतलब है शारीरिक दोनों विकास के लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। बाह्य कारक, बाह्य कारक जो है, देखिए बच्चों को बाह्य कारक में अगर हम लोग देखेंगे, आसपास के वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे कहने का मतलब है प्रदूषण रहित वातावरण, यानी कहने का मतलब है जहां प्रदूषण नहीं है, ठीक है, प्रदूषण सहित वातावरण, साथ ही कहने का मतलब है भौतिक सुविधा भी उपलब्ध, ये सब कहने का मतलब है ये बाह्य कारक के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कि कोई बालक है, ठीक है, अगर उसको दूषित रहित वातावरण में यानी स्वच्छ वातावरण में रहते हैं तो वह बच्चा बीमार कम पड़ेगा, है ना। अगर आर्थिक रूप से सुविधा या भौतिक रूप से उसको सारे सुविधा उपलब्ध है तो वह बच्चा का विकास अच्छा से होगा, मानसिक विकास भी हो जाएगा, सामाजिक विकास भी होगा, है ना। और कहने का मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कोई भी चीज़ को आसानी से वह सीख लेगा। लेकिन उसी को अगर प्रदूषित वातावरण में रखते हैं तो सभी प्रकार के विकास जो है वह बाधित होगा, और भौतिक सुविधा भी अगर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वह बच्चा का विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है बाह्य वातावरणीय कारक जो है वह बच्चे के यानी बाल विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब दूसरा में अगर हम लोग देखें, दूसरा कहता है कि परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी बालक पर प्रभाव पड़ता है। अगर सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर बैकग्राउंड जो है बच्चे को माता पिता अगर हम लोग देखते हैं या उस टाइप से उसका बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए भी उसको उपलब्ध भोजन ये सब होनी चाहिए, जितना उतना नहीं अगर उपलब्ध होता है। सामाजिक रूप से अगर पिछड़ापन है तो उसमें भी बहुत सारे कार्यों को जिस समय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए तो उस समय काम करने चल जाएगा,
या कहने का मतलब दूसरे कार्य को करेगा। तो ये सब स्थिति के कारण भी बालक के जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ अगर अच्छा है, यानी आर्थिक स्थिति अच्छा है, सामाजिक दृष्टि से वह अच्छा है, तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। और कहने का मतलब अच्छा विकास का मतलब है शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा। अगर कहने का मतलब है आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति से पिछड़े हुए जो घर है या परिवार है उसमें अगर देखा जाए तो बच्चे का कहने का मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक विकास पर बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास जो है दोनों प्रभावित होते हैं। तो कहने का मतलब है सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित न हो सके। उसके बाद अगर हम बाह्य कारक की बात करते हैं, बालक अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखता है। यानी कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ों को, एक्टिविटी हो गया, कप ले जा रहा है, थोड़ा जैसे तैसे रखा और गिर गया। अब कप गिर गया तो बच्चा अब देख लिया कि फूट गया। अब फूटने के बाद क्या है कि अब वो अगला बार से उसको अच्छे से पकड़ कर ले जाएगा, है ना। और कहने का मतलब है दो चीज़ होता है, एक सकारात्मक होगी सोच तो सकारात्मक अनुभव, अगर सकारात्मक होगा तो सकारात्मक होगा सोच भी, और दूसरा बात यदि नकारात्मक अनुभव होंगे तो उसका सोच भी क्या होगा, नकारात्मक बन जाएंगे। यानी दोनों ही मानसिक अगर विकास के विशेष रूप से प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब सकारात्मक अनुभव होना चाहिए। एक बच्चे है जो अच्छे से बनाता है, जैसे क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद क्या है कि अगर बच्चा अच्छे से बना कर लाया, हर चीज़ बना कर लाया अच्छा, तो हम लोग अगर उसको रिमार्क देते हैं, टॉफ़ी देते हैं या उसको पुरस्कृत करते हैं तो उसका अनुभव अच्छा होगा। अगला बार वह और कोशिश करेगा कि वह चीज़ को अच्छे से, मान लीजिए कि कोई बच्चा टीचर के सापेक्ष ही अपनी बात को रखता है, अगर टीचर उसको उस बात को गंभीरता से लेता है और कहने का मतलब है बच्चों को सही डायरेक्शन देता है, तो वो बच्चा फिर अगला बार वह और चीज़ को देखेगा और अपना सर के पास या शिक्षक के पास ले जाकर अपनी बातों को कहेगा और आगे बढ़ जाएगा सकारात्मक सोच के साथ। लेकिन वही अगर हम लोग देखते हैं कोई बच्चा है ना, और वह कोई चीज़ को लेकर आता है, अगर टीचर डांट देते हैं तो उसके मन में क्या है, निगेटिविटी हो कि वाह ऐसे किए तो इतना अच्छा किए तो पर भी शिक्षक हमें डांट दिए, पनिष्ड कर दिए, तो इससे उसकी कहने का मतलब निगेटिविटी जो है वह मानसिक दिमाग में नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा। और जब नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा तो कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं उसके मानसिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है ना। अब देखिए इसमें क्या है, उसका प्रभाव शारीरिक रूप पर भी पड़ता है। जब मानसिक विकास रूप से अगर पड़ेगा तो उसके साथ साथ उसके शारीरिक रूप पर भी देखने को मिलता है। तो ये तीसरा बात हो गया ये बाह्य कारक में। अब निष्कर्ष देखते हैं, बाह्य कारक और आंतरिक कारक का निष्कर्ष अब देखते हैं क्या है। यानी बालक के विकास आंतरिक और बाह्य दोनों कारक पड़ता है। यानी बालक के विकास आंतरिक और बाह्य दोनों कारक का प्रभाव जो है वह पड़ता है। यही वजह है कि बालक को उचित वातावरण का प्रयत्न देने का प्रयत्न करेंगे, जिससे कहने का मतलब उसका उचित विकास की दिशा में या उचित उनका जो है उचित दिशा में विकास हो सके। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी बालक के विकास जो है आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों से प्रभावित या प्रभाव पड़ता है। यही वजह है कि हम बालकों को उचित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनका विकास जो है उचित दिशा में हो सके। यानी बच्चों को जो है याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब है हम लोग आंतरिक और बाह्य कारक जो है वह अच्छे दे, ताकि कहने का मतलब है वह वातावरण में अच्छा जो है वह उपलब्ध, जो वातावरण होंगे अच्छे वातावरण उपलब्ध होंगे तो उसका विकास का दिशा भी क्या होगा, अच्छा होगा। यही हम लोग को बाह्य और आंतरिक कारक जो है विकास को प्रभावित करने वाला का कंक्लूजन है। अब अगर हम लोग देखें दूसरी बात, देखिए इसमें क्या है, यानी बाल विकास के सिद्धांत, यानी कौन कौन से बाल विकास का सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो है निरंतरता या निरंतर विकास का सिद्धांत है। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत हो गया। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता की सिद्धांत हो गया। चौथा है क्रमबद्धता का सिद्धांत हो गया। पांचवा है वंशानुगत तथा वातावरण अंतःक्रिया का सिद्धांत हो गया। पांचवा अगर हम लोग देखते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया सिद्धांत। अगर हम लोग सातवां देखते हैं तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत हो गया। और आठवां अगर हम लोग देखते हैं तो समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये आठों सिद्धांत जो बाल विकास को प्रभावित करता है, ये सिद्धांत पर हम लोग जो है वह चर्चा करेंगे। ये आठों सिद्धांत, पहला है निरंतरता विकास या निरंतर विकास का सिद्धांत हुआ। दूसरा अगर हम लोग देखें विकास की दिशा का सिद्धांत हुआ। तीसरा व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत हुआ। चौथा क्रमबद्धता का सिद्धांत हो गया। पांचवा अनुवांशिगत या वंशानुगत वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत हो गया। पांचवा सामान्य से विशिष्ट की ओर की सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है बाल विकास के जो है ये सारे के सारे आपको सिद्धांत हम लोग को देखेंगे अभी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो सिद्धांत में देखिए सबसे पहला जो अगर हम लोग देखें निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी निरंतर विकास का सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग देखें, देखिए विकास की क्रिया सतत चलती रहती है जिसमें गति भिन्नताएं पाई जाती है। यह
कभी तीव्र तो कभी मंद होती हैं। बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे होता है और पूर्ण होने पर स्पष्ट देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब बालक को अगर हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा, तो कभी क्या होगा कि ज़्यादा विकास होंगे, तेज गति से विकास होगा, कभी क्या होगा, मंद होगा। यानी शुरुआती में अगर देखें बच्चे जब शैशवावस्था से बाल्यावस्था किशोरावस्था तक जाता है तो कितना तेजी से उसमें क्या होता है, विकास होता है। बहुत सारे परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है शैशवा, बाल्य, है ना, उसके बाद किशोरा, उसके बाद प्रौढ़ अवस्था में जैसे ही बच्चा जाता है तो उसकी विकास करने का मतलब है उतना तीव्र नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, लेकिन निरंतर जो है वह कहने का मतलब है विकास की प्रक्रिया जो है वह चलते रहता है। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला जो विकास अगर हम लोग देखते हैं, निरंतरता हो गया। अगला अगर हम लोग देखें तो ये विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत। बालक का विकास जो है वह सिर से पैर की दिशा में होता है। शुरुआत में सबसे पहले जो है बालक का बालक सर को उठाना और फिर बैठना सीखना, उसके तत्पश्चात जो है वह चलना सीखती है। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से अगर हम देखें तो बालक जो है सबसे पहले सर से पैर की दिशा में होता है। इसका विकास जो याद रखिएगा, विकास की दिशा जो है बालक का जो सर होगा उससे दिशा में अगर देखा जाए तो उसके बाद पैर की दिशा में इधर से चलता है। ठीक है, शुरुआत सर से होता है पैर की तरफ। पहले सर बालक उठाएगा, तब बैठेगा, है ना, और बैठने के बाद पुनः चलना शुरू करता है। तो सबसे पहले सर, उसके बाद बैठना, उसके बाद चलना शुरू करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये पूछेगा, है ना। यानी कहने का मतलब बालक का विकास सर से किधर होता है, पैर की तरफ होता है। सबसे पहले बालक जो है वह सर को उठाता है, बैठना सीखता है, उसके बाद जो है वह चलना सीखता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला अगर हम लोग देखते हैं इसमें पांचवा जो है उसके बाद वाला जो अगर हम लोग सिद्धांत देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। यानी प्रत्येक मानव के विकास का अपना स्वयं का प्रारूप होता है। यानी स्वरूप कहिए या प्रारूप कहिए, वह स्वयं का होता है। इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास में भिन्नताएं जो है वह पाई जाती है। यानी व्यक्तिगत, यानी दो बालकों को अगर लीजिएगा तो एक बालक का हाइट उसी एज में अगर देखा जाए तो एक को थोड़ा ज़्यादा होगा, एक का क्या हो जाएगा, कम होगा। एक का मानसिक स्थिति उससे बेहतर होगा तो एक का क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब यह रहा कि व्यक्तिगत भिन्नता जो है वह देखने को मिलता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति में विकास का स्वरूप में अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ भिन्नताएं जो है वह देखने को मिलती है। इसीलिए इसको व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे कहता है क्रमबद्धता का सिद्धांत। आगे अगर हम लोग देखें तो क्रमबद्धता का सिद्धांत, इसमें क्या है, एक ही समुदाय की प्राणी के विकास एक क्रम में पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक एक समान नहीं होते, किंतु उनके सभी अवस्थाएं का विकास का जो क्रम है वह सामान्य बनी रहती है। यानी कहने का मतलब है, समझिए, अगर हम लोग इसमें देखें एक समुदाय के जितने प्राणी हैं वह सभी प्राणी का विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है, लेकिन व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। लेकिन अवस्था सबसे पहले क्या है, शैशवावस्था। सबसे पहले अगर हम लोग देखें शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, है ना, उसके बाद क्या है, प्रौढ़ अवस्था। तो मान लीजिए कि एक बालक में अगर शैशवावस्था आता है तो उसके बाद बाल्यावस्था आएगा, बाल्यावस्था के बाद क्या है, किशोरावस्था होगा, किशोरा के बाद प्रौढ़ा। तो ये सारे जितने भी बालक है वह सभी बालक में, सभी मनुष्यों में, एक जाति के जितने भी है वह सब में इसी क्रम से जो है वह विकास होता है। यानी कहने का मतलब शैशवा, बाल्य, किशोरा, प्रौढ़ा, है ना, एक क्रम में चलता है। इसीलिए इसको हम लोग क्रमबद्धता का सिद्धांत कहते हैं, है ना, जो सभी एक जाति के जितने भी है वह सब में यह देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए सातवां अगर देखते हैं तो वंशानुगत तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें देखिए बालक के विकास में वंशानुगत गुण तथा वातावरणीय गुण दोनों निहित होता है। यानी वंशानुगत यानी बच्चों को जो है माता पिता के जो गुण है, हाइट है, लंबाई है ना, यानी कहने का मतलब है वातावरणीय गुण के मतलब आसपास के जो वातावरण है ना, उसका जो है वह प्रभाव उस पर, जिसमें सामाजिक अगर देखते हैं तो ये भी प्रभाव इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे का दोनों का अंतःक्रिया है, वातावरणीय और वंशानुगत, ये दोनों क्रिया से कहने का मतलब है बच्चों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये भी कहने का मतलब है एक सिद्धांत है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी बच्चे का जो विकास होता है वह सबसे पहले सामान्य चीज़ों, यानी कहने का मतलब है नॉर्मल, यानी समानता, समान से विशिष्ट की ओर जो है होता है। बालक अपने शरीर के किसी एक अंग को संचालन करने से पूर्व अपने हाथ को सामान्य रूप से चलाता है। यानी कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि बच्चे जो है
वो उसका जो विकास होता है अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले क्या है बच्चे, वह सर को हिलाता है। अगर हम लोग ऐसे अगर सामान्य भाषा में देखें तो वह क्या है, शिशु जो है, नवजात शिशु जो है वह पहले हाथ को चलाएगा हल्का हल्का, तब पैर को चलाएगा, है ना, देखेगा, उसके बाद क्या है कि दौड़ना वह शुरू कर देगा। ऐसा नहीं कि एक बार जन्म लिया उठा और दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा तो नहीं करता है। यानी कहने का मतलब पहले वह धीरे धीरे पैर ये सब चलाएगा, चलाने के बाद यानी सामान्य से वह विशिष्ट की ओर जाएगा, यानी पहले हल्का, उसके बाद धीरे 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 प्रोसेस क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो ये भी एक कहने का मतलब है विकास का क्या है, क्रम देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग देखें तो अगला जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कहने का मतलब बालक के सामाजिक और मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, ये सब अगर हम लोग देखते हैं ये सब के सब विकास से परस्पर संबंधित है। यानी सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो बालक, अगर हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक रूप से परस्पर संबंधित होना चाहिए, जिसका कहने का मतलब संवेगात्मक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, है ना। जिसका मानसिक विकास अच्छा होगा उसका सामाजिक विकास अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे मानसिक तौर से अच्छे हैं तो उसका कहने का मतलब है संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। तो ये सारे के सारे विकास जो है एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है ना। तो जिस बच्चा का मानसिक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा, जिसका सामाजिक विकास अच्छा हो जाएगा उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। यानी सारे के सारे विकास जो है वह एक दूसरे से क्या है, अंतर संबंधित है। तो ये भी कहने का मतलब इसका हम लोग देखें कि सिद्धांत है। अगला अगर हम लोग सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो कहता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत की अगर हम लोग बात करते हैं, सामान्य बालकों के विकास का क्रम जो होता है वह सामान्य होता है। यानी कहने का मतलब है जितने भी एक क्रम का है, वही बात हुआ कि एक सिस्टम से होता है, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, दूसरा क्रम, इस सभी बालकों में होता है। यानी सामान्य सभी बालकों में विकास का क्रम जो है वह एक समान होगा। यानी बच्चे जन्म लेगा, सर उठाएगा, बैठेगा, उसके बाद चलना शुरू करेगा। तो ये क्रिया अगर एक बच्चे में होते हैं तो लगभग सारे बच्चे में होते हैं। तो यही कहता है कि सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यानी एक जैसा, विशिष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। किसी रूप से अपवादित बच्चा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सामान्य बच्चा का जो है विकास का क्रम क्या होगा, एक समान होगा। आगे अगर हम लोग देखें, ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम लोग देखें अब क्या कहता है, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। शैक्षिक महत्व इसका क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए शैक्षिक महत्व पर अगर देखा जाए तो पहला कहता है कि व्यक्ति की बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक को यह जानना महत्वपूर्ण है कि बालक का व्यवहार कैसे प्रभावित है। यानी कहने का मतलब है बाल विकास का सिद्धांत और शैक्षिक महत्व, यानी बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों को विकास करने में शिक्षक को अहम भूमिका है। या कहने का मतलब जो सुविधा प्रदायक है उनको जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो है, याद रखिएगा, यानी कहने का मतलब बाल विकास का सिद्धांत बहुत जरूरी है ना। जिससे वह बच्चों की सर्वांगीण विकास कर सकता है, बच्चे के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकता है कि बच्चा का व्यवहार किससे प्रभावित है, उसके अनुरूप उसको जो गाइडलाइन हो या कहने का मतलब विकास में वह भूमिका निभा सकता है। बालक को कब, देखिए दूसरा बात है, बालक को कब, क्या, कैसे सीखना चाहिए, यह विकास सिद्धांत की जानकारी पर ही आसानी से सिखाया जा सकता है। यानी हम लोग ये भी जानते हैं कि बच्चों को कब क्या चाहिए, है ना, क्या सीखना है, उसको कैसे सीखना है, ये सारे जानकारी जो है हम लोग को बाल विकास के जो सिद्धांत है, अगर उसको हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उसके माध्यम से बच्चा को हम सिखाएंगे ताकि उसका विकास अच्छे से हो सके। तीसरी बात है, देखिए बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि में रखते हुए उतने ही उपेक्षा रखेगा जिससे बालक के अंदर आने वाली नकारात्मक सोच को रोका जा सकता है। यानी कहने का मतलब है बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी पर अगर शिक्षक बालक के विकास को दृष्टि रखते हैं तो वह उतने उपेक्षा रखेगा, बालक को सिखाकर वह उतने कोशिश करेगा कि बालक उस पर खरा उतर जाए। और कहने का मतलब है ज़्यादा उसमें निगेटिविटी जो है वो भाव नहीं आ सके और आसानी से उसका, है ना, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, है ना, उसके बाद संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, है ना, ये सारे विकास जो है वह आसानी से बच्चों को हो सके। तो इसके लिए बाल विकास सिद्धांत की जानकारी आवश्यक है। आगे अगर हम लोग देखें, चौथा इसमें पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है ना। आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा सब लोग, बहुत ही अच्छा है, इसको नोट करके पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में मदद होंगे और इस पर हम क्वेश्चन भी हम आप लोग को डालते रहेंगे बीच बीच में। देखिए बाल विकास के सिद्धांत की जानकारी से बालक की रुचि, क्षमता, अभिवृत्ति आदि का भी ज्ञान होता है जो बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक होता है। तो चौथा नंबर ध्यान रखिएगा, यानी इसमें क्या होता है कि बालक के जो है रुचि क्या है। मान लीजिए कि हम अगर बच्चा को पढ़ाने जाते हैं, लास्ट घंटी में चल जाए और कहने का मतलब है उसको हम कहेंगे कि लिखो,
लिखने के लिए कहेंगे, उसको हार्ड मेथड का प्रयोग करके पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं पढ़ेगा। उसको लास्ट पीरियड में क्या है कि उसको थोड़ा सा रुचि कम जाते हैं पढ़ने में, तो ऐसा हम लोग विधि को चेंज कर देंगे। जैसे टीएलएम का प्रयोग कर लेंगे, है ना। बच्चों को कहने का मतलब समूह बनाकर खेल खेल में उसको पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। उसको कुछ ग्रुप बनाएंगे तो अपने में बातचीत करके फिर से वैसा वातावरण उसको बन जाएगा, है ना। उसको पढ़ने की क्षमता कैसे हम लोग उसको विकसित कर सकते हैं, उसकी अभिरुचि को कैसे कर सकते हैं, ये सब जो है इसके आधार पर पाठ्यक्रम को हम लोग को क्या करने हैं, निर्धारित करना है। उसमें बाल विकास का अगर मदद लेते हैं तो अच्छा हो जाता है पाठ्यक्रम, है ना। कब बच्चों को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। मान लीजिए 8वां के बच्चों को हम लोग इंट्रीगेशन सिखाए, 8वां के बच्चों को हम लोग डिफरेंशिएशन सिखाए, तो उसके लिए तो वह पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं है। तो बाल विकास सिद्धांत से हमको यह पता चलता है कि किस एज के, किस वर्ग के बच्चों को हमको क्या देना है, उसका पाठ्यक्रम में क्या होगा और कैसे उसको पढ़ाया जाए ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। तो ये भी कहने का मतलब है बाल विकास सिद्धांत के आधार पर होता है। बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालकों के विकास में सामंजस्य बनाने की प्रेरणा भी देता है, यानी कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा सामाजिक और संवेगात्मक विकास में। यानी कहने का मतलब सामाजिक रूप से, मान लेते हैं कि जो बच्चा समूह में है, एक दूसरे से लड़ाई नहीं करे, जलन की भाव नहीं ज़्यादा रखे, है ना, प्रेम पूर्वक, जैसे शिक्षक है छात्र है उसके बीच अपना व्यवहार प्रेम पूर्वक रखे। ये सब में जो है बाल विकास सिद्धांत के आधार पर शिक्षक जो है बालक के ये सारे सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो हुआ उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरणा दे सकता है, जिससे कहने का मतलब उसका अनुकरण कर बच्चा जो है सामाजिक और संवेगात्मक विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर लेगा, है ना। और इस संवेगात्मक विकास में क्या है कि थोड़ा सा नटखटा वाला जितने भी ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, मतलब भूख, मतलब ऐसा की एक्टिविटी करे, वह सब आपको संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है ना। असंज्ञानात्मक विकास भी आता है, तो उसमें क्या है कि कोई भी चीज़ को शांति दिमाग से, है ना, अनुकरण कर, जिज्ञासा, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नोट करते हैं, ये दोनों चीज़ जो है ध्यान रखिएगा, यानी कब प्रभावित होता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है बाल विकास सिद्धांत के आधार पर अगर बच्चों को अच्छा से शिक्षण दिया जाए तो सामाजिक और संवेगात्मक विकास जो है वह दोनों बेहतर हो सकता है। छठा, अगर हम लोग देखें, बाल विकास सिद्धांत की जानकारी होने पर शिक्षक बालकों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब बालकों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना, ये सब कहने का मतलब है अच्छा बालक वातावरण को यह क्रिएट कर सकता है, और ताकि बालक का विकास सही तरीके से हो सके। यानी उपयुक्त वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। जैसे हम अभी चर्चा किए कि हम लोग अगर क्लास में जाए, बच्चों को मूड नहीं पढ़ने का है तो उसको खेल खेल में, उसको थोड़ा अपना में ग्रुप बना दीजिए, है ना, थोड़ा बातचीत अपना में करेगा, ग्रुप के माध्यम से पढ़ना सीखेगा, है ना, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करेगा, तो ऐसे से पढ़ने का उसका एक क्या होगा कि माहौल बन जाएगा, और माहौल बनेगा तो बच्चा सीखना शुरू कर देगा, है ना। तो ऐसे करके भी हम लोग बाल विकास सिद्धांत के आधार पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं, आगे अगर हम लोग देखें इसमें तो क्या है कि बाल मनोविज्ञान विज्ञान की शिक्षा में उपयोगिता क्या है, यानी मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो बच्चों को क्या फायदा हो सकता है ना। तो उसमें क्या है, बालक के व्यवहार को समझने में हमको मदद मिलेगा कि बच्चा किस मानसिकता का है, उसका एक्टिविटी क्या है ना, उसको कैसे पढ़ाया जा सकता है, ये हमको सीखने में। बालक के स्वरूप को समझने, वही बात हो गया, बालक की शैक्षिक क्रियाओं प्रक्रिया को समझने में कि वह किस प्रकार से सीख सकता है, कब सीख सकता है, ये सब कैसे हम लोग सिखा सकते हैं, तो बाल मनोवैज्ञानिक विज्ञान के माध्यम से ये सब हमको सहूलियत होगा। शिक्षक को प्रभावी या शिक्षण, है ना, शिक्षण को जो है याद रखिएगा, यानी प्रभावी बनाने में भी क्या होता है वह महत्व बाल मनोवैज्ञानिक, यानी कहने का मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाएं, है ना, किस प्रकार से पढ़ाएं ताकि कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ये मनोविज्ञान पर आधारित जितने भी बात हैं, है ना, बच्चा किस एज का है या कौन सा मेथड के माध्यम से सीख सकता है, ये सब कहने का मतलब है बाल मनोविज्ञान से उसकी महत्व को समझते हुए प्रभावी ढंग से उसको हम लोग पढ़ा सकते हैं। अध्यापन विधि, कौन से बच्चों को हम लोग कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, है ना, सामान्य से जटिल की तरफ देखेंगे, या कहने का मतलब है खेल खेल विधि प्रयोग करेंगे या व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे, कब क्या करेंगे, ये भी हमको बाल मनोविज्ञान के माध्यम से जानकारी मिलती है। आगे अगर हम लोग देखें, लास्ट वाला, है ना, और इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, तो बालकों को सीखने के प्रति प्रेरित कर सकते हैं, वर्ग अध्यापन के प्रति अभिरुचि बढ़ा सकते हैं, वही खेल खेल मेथड या बच्चों को जिसमें उपयोग अच्छा लगे, है ना, बच्चों को केंद्र में रखते हुए भूमिका श्रेणी को समझाने में। वर्ग में अनुशासनहीनता है, अगर हम लोग पढ़ाने जाते हैं तो अनुशासनहीनता बच्चे में रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, और उस अनुशासनहीनता को हम कैसे दूर करके बच्चों को पढ़ने का माहौल उत्पन्न करें, वो भी बाल मनोवैज्ञानिक के माध्यम से संभव हो सकता है ना। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में, बच्चे मुंह लटका कर बैठे हुए हैं, कोई भी चीज़ को सोच रहे हैं, वह तनाव में है, वह झगड़ा कर लिए हैं, तो उसको हम लोग कैसे, कहने का मतलब है
अच्छा उसका मानसिक वातावरण बनाकर उसको कैसे पढ़ाए, उसमें भी कहने का मतलब बाल मनोविज्ञान जो है हमको मदद पहुंचाता है। उसके बाद क्या है कि बच्चों को हम लोग अपना विश्लेषण या बच्चों को व्यक्तित्व का विकास हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी कहने का मतलब है बाल मनोवैज्ञानिक जो है उपयोगी होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो है आपको पूरा हम जो है चैप्टर जो है वह कंप्लीट कर दिए, है ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका अगले जो पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कशन, फुल डिस्कशन जो है इसका, जितने भी सीटेट में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या पूछने वाला है वो सब का अगला वीडियो में हम लोग लाएंगे। एक बार इसको अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो नोट भी बना लीजिएगा और एक बार दोबारा और पढ़िएगा, और क्वेश्चन जो होगा उसमें आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। उसका वीडियो भी हम लोग आप लोग के पास उपलब्ध करेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और सारे वीडियो आप लोग के लिए बना कर लाएंगे। क्लास करने के लिए या वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।